Okay. Everyone is getting my voice? Reply yes so that I can start. Very good. Now see, हमने डिफरेंट टर्म्स कर ली थी और हमने करी थी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड ये सारी टर्म्स हमने वी हैव डन दीज. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग with the next topic, and that is the variation of conductivity and molar conductivity with concentration. Variation of conductivity and molar conductivity एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन. अब सुनो मेरी बातें. हम यहाँ पर जो है लेबोरेटरी के अंदर है. सपोज हम कहाँ पर हैं? लेबोरेटरी में. ये हमारा टॉपिक है और हम क्या कर रहे हैं लेबोरेटरी में, सुनना ध्यान से, कि हम लेबोरेटरी के अंदर कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन की, और चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो. मैंने मान लो एक कंटेनर के अंदर, इन अ कंटेनर आई हैव टेकन NaCl, सोडियम क्लोराइड मैंने एक कंटेनर के अंदर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर मैंने NaCl सॉल्ट डाल दिया. कौन सा सॉल्ट डाल दिया? या फिर एक कंटेनर में वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया मैंने. ये तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, मान लो अमोनियम क्लोराइड या फिर एसिटिक एसिड, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं. दोनों में से कुछ भी ले लिया और इसको डाल दिया मैंने इसके अंदर. तो हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन. मतलब आप इसके अंदर वाटर ऐड कर दो. क्या ऐड कर दो? पानी. इसके अंदर भी ऐड कर दो वाटर. तो दोनों केसेस के अंदर ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, पानी बढ़ाने पर, और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन. अब ये वाली बात समझ में आई नहीं आई मेरी? यहां पर मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं. डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन कैसे घटेगी? डाइल्यूशन तो इंक्रीज हो रहा है, पानी मिला रहे हो आप, दैट इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन, और कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है. इससे क्या समझे आप? आपको समझ में आई ये बात कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी, घटेगी, सॉरी. सबको समझ में आई ये बात? चलो अभी मैं समझाता हूं एक एग्जांपल देकर. ये डाइल्यूशन इंक्रीज और कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. कंडक्टिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी. कंडक्टिविटी विल ऑल्सो डिक्रीजेस. अब इसका क्या रीजन है वो समझेंगे अब. तो मेरी बात सुनना. ये पर्टिकुलर कंटेनर है जिसके अंदर इतना इतना लिक्विड भरा हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल. ठीक है. अब हमने क्या किया, हमने इससे बड़ा कंटेनर ले लिया और NaCl को इस बड़े कंटेनर में पानी ज्यादा डाल दिया और इसमें वो का वही सेम अमाउंट NaCl रहने दिया. तो यहां पर कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाई हमने, बल्कि और कंसंट्रेशन ओवरऑल वॉल्यूम में कंसंट्रेशन और डिक्रीज हो गई है और डाइल्यूशन बढ़ गया है. यहां से यहां में डाइल्यूशन इंक्रीजेस. हमने यहां से यहां में डाइल्यूशन क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है. और यहां भी सेम प्रोसेस कर दिया हमने. कंटेनर बढ़ा लिया है और इस कंटेनर बड़े के अंदर हमने पानी ज्यादा मिला दिया है और पानी मिलाकर सेम कंसेप्ट अप्लाई किया है और यहां भी वही किया है. अब मुझे बताओ कि इस कंटेनर में कम पानी में NaCl है मान लो 100 और यहां भी Na प्लस और Cl माइनस है 100. तो कंडक्टिविटी इतने पानी में जितनी थी और सेम आयंस के द्वारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी. एक्चुअली में क्या है कि कंडक्टिविटी होती है आपका रेजिस्टिविटी का रिवर्स. और कंडक्टिविटी का हमारे फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने लिखा था कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, कंडक्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या लिखा था हमने?
कंडक्टिविटी क्या थी, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अंदर। अब सेम पानी तो बढ़ गया, आयंस वही रहे। तो जब तक आयंस का नंबर इंक्रीज नहीं होगा तब तक हम उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी निकालेंगे। तो वॉल्यूम अगर वाटर का देखें तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो सेम है मगर पानी इंक्रीज हो गया है। या फिर इसको दूसरे रेस्पेक्ट में बोले, अब मैं इसको यूं बोलूं कि जितने पानी में या जितने आयंस थे, पानी डबल कर दिया फिर भी आयंस नहीं बढ़े। तो आयंस का डिक्रीज हो जाना मतलब कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना। तो डाइल्यूशन तो इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज मानी जाएगी। ये बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई हो तो मुझे बता दो ताकि हम आगे इसका एक एग्जांपल और ले लें। बोलो। इसको मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपसे। बोलो। अच्छा, मेरी बात सुनो। आपको वो फॉर्मूला याद है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का सबको याद है फॉर्मूला? मैं यहां पर बोर्ड पे लिखता हूं फॉर्मूला, अब सबको याद आ जाएगा। अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला था हमारा, हमने कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था, क्या निकाला था? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाला था, कंडक्टिविटी इज के एंड इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को अगर मैं लिखना चाहूं तो रेजिस्टिविटी को मैंने लिखा था RA/L। ठीक है, ये लिखा था, नहीं लिखा था? सबको ये समझ में आया नहीं आया? ये कंडक्टिविटी और ये एरिया दिख रहा है सबको? अब मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा मेरी बात को। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपको समझ में, वो जो थियोरेटिकल बात थी वो तो मैंने एक एग्जांपल देकर कंपैरिजन करके समझा दी, मगर हो सकता है नहीं समझ में आई हो। मैथमेटिकली भी तो प्रूव करें, मैथमेटिकली भी तो प्रूव होगा, ये इसका प्रूफ तो होगा, इजंट इट? तो हम मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं। अच्छा बोलो, ये समझ में आई नहीं आई बात? ये फॉर्मूला सबको याद है एवरीवन? कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना? अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया RA/L। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप सारे साइड में आओ क्योंकि साइड में बहुत कुछ समझ में आता है। शादमान आया ना? श्रीदे आया? श्रीदे नहीं आया, श्रीदे इज एब्सेंट टुडे। ओ चलो कोई बात नहीं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनटू लेंथ, यही होता है, इजंट इट? मैंने सही लिखा ना? है ना? अब मेरी बात को सुनना, वॉल्यूम यहां पर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया के। ठीक है, एरिया के, इजंट इट? अब यहां पर लेंथ के भी है, मगर यहां पर कंटेनर की कोई लेंथ तो अपन बढ़ा नहीं रहे, कंटेनर का तो बस हाइट बढ़ रही है। मतलब वो जो दूसरी चीज कहते हैं जिसे अपन लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो ब्रेड्थ एंड हाइट जो है वो तो बिल्कुल सेम है, लेंथ इंक्रीज हो नहीं रही है। कंटेनर तो कंटेनर है, उसमें पहले कम पानी भरा हमने और अब हमने पानी उसी कंटेनर में बढ़ा दिया, तो हम लेंथ में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं कंटेनर के, हम किस में चेंज कर रहे हैं? एरिया में। तो अब वॉल्यूम जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। तो अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि K जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? मैथमेटिकली ये वाली बात समझ में आई नहीं आई सबको? एवरीवन गॉट इट? भाई
कंडक्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम का फॉर्मूले में आता है। अब देखो वॉल्यूम यहां पर और यहां पर क्या हो गया है, जस्ट डबल कर दिया हमने, वॉल्यूम क्या कर दिया है, डबल। तो ये डबल, तो के क्या, हाफ। अगर ये डबल कर दिया आपने तो के क्या हो जाएगा, हाफ, इजंट इट। मतलब वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ये क्लियरली मेंशन है मैथमेटिकली भी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम कैसे बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम अपन बढ़ा रहे हैं बाय डाइल्यूशन, पानी मिलाकर। वॉल्यूम कैसे बढ़ा रहे हैं, बाय डाइल्यूशन। वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब एडिंग वाटर, इजंट इट। बात समझ में आई। अब तो मैथमेटिकली प्रूव हो गया, अब तो एक्सेप्टेबल है कि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर डिक्रीज होगी। एवरीवन एक्सेप्टेड। इसको मान लो, इसको बता दो, अगर नहीं आया समझ में तो फिर समझ लो। क्यों, क्योंकि ये इसको इस हल्के में मत लेना। इट्स अ वेरी 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 डेंजरस क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसका रूप बदलेगा। अभी देखना आप, धीरे धीरे रूप बदलेगा इसका। अब मैं यहां पर ही एक बात और समझाना चाह रहा हूं आपको। मैंने नमक ले लिया, मान लो मैंने नमक ले लिया, यहां पर मैंने जो नमक लिया वो मान लो 10 ग्राम है। कितना है, 10 ग्राम। एवरीवन बात को समझना, ये एक गिलास है, आधा गिलास था पानी, अब एक गिलास था, उसमें 10 ग्राम सॉल्ट है, चल जाएगा, चल जाएगा। बात समझ में आई। मगर अगर मैंने इस गिलास की जगह मैंने ले लिया बहुत बड़ा टब, एक बहुत बड़ा कंटेनर, अब उसमें 10 ग्राम वाटर डाल दिया, तो एक गिलास में तो 10 ग्राम चलता था, दिखता था, आयंस थे, कंडक्टिविटी थी। मगर इतने बड़े कंटेनर में अगर हम सिर्फ 10 ग्राम सॉल्ट डालेंगे तो उन सॉल्ट की क्या औकात है, कुछ नहीं। वो सॉल्ट क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया आपने। सॉल्ट के कंपैरिजन में वाटर बहुत ही ज्यादा ले लिया, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वजह से इस सॉल्ट की कोई अहमियत नहीं रही। तो एक तरीके से इस चीज को कि जब कंसंट्रेशन का इफेक्ट खत्म हो जाए ऑन द लिक्विड और कंडक्टिविटी में उसका कोई रोल ना रहे ड्यू टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से, तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ गया वर्ड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका है, बल्कि 2 बार पूछा जा चुका है इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इट इज आस्क्ड 2 times. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बात समझ में आ गई। लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी लिखूंगा मैं। ये तो रब कर दूं। एवरीवन अंडरस्टूड। चलो देखो भाई, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द concentration becomes negligible, so it is called as limiting molar conductivity। इसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये कंडक्टिविटी की बात चल रही थी, तो 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास। एक तो कहलाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए कंसंट्रेशन की बेसिस पे जो मोलर कंडक्टिविटी में चेंज आया उसको समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है डी बाय हकल ऑन्सगर इक्वेशन। तो इसने एक इक्वेशन दी जिसको बोलते हैं डी बाय हकल ऑन्सगर इक्वेशन। डी बाय gives equation to explain molar conductivity for strong electrolyte, और ये इक्वेशन है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। ये कहलाती है डी बाय हकल ऑन्सकर इक्वेशन। यहां पर जो ए है और C है उनकी वैल्यू है, C इज कंसंट्रेशन एंड A is depend on electrolyte. A is constant, depend on electrolyte. ये कहलाता है कांस्टेंट जो डिपेंड रहता है इलेक्ट्रोलाइट पे। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहां पर, अगर बाय चांस फॉर एग्जांपल आपने कंसंट्रेशन कर दिया इनफाइनाइट, अगर आपने डाइल्यूशन कर दिया इनफाइनाइट, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो कंसंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी जीरो। क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन की वैल्यू हो जाएगी क्या? जीरो। कंसंट्रेशन इज जीरो, तो जीरो हो जाएगी, तो मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर C की वैल्यू अपन जीरो पुट कर दें इक्वेशन में, isn't it? So molar conductivity will be equal to molar conductivity at infinite dilution when the concentration becomes zero. बात समझ में आ गई? Got it? यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो। Anything you want to ask? ये इक्वेशन पे कोई न्यूमेरिकल आता है क्या? कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस इक्वेशन पे? पूछा जाता है क्या? आध्यानंदिनी, अर्शिल, प्रणय, राघवी, रोहित, योगेंद्र, क्या कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस पे ऑन दिस इक्वेशन? पूछा जाता है? ना 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 ना, द न्यूमेरिकल विल नॉट कम ऑन दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज ओनली यूज्ड टू एक्सप्लेन द मोलर कंडक्टिविटीज ओनली. इसमें क्वेश्चन सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड आ सकता है कि मोलर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सी इक्वेशन थी, तो वो इक्वेशन पूछ सकता है या फिर मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पूछ सकता है, नथिंग एल्स. द न्यूमेरिकल विल नॉट कम. इसका एक ग्राफ भी है और वो ग्राफ हम देख रहे हैं अभी.
कर दूं रब? चलो ग्राफ अब देखते हैं हम। ग्राफ क्या बता रहा है हमें? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कुछ अलग एक्सप्लेन करेगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो सब समझ गए ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट सबको याद है ना? अरे सबको याद है ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाँ? NaCl, MgCl2, CaCl2, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे बोलते हैं सॉल्ट विच कंप्लीटली आयोनाइज, 100% कंप्लीटली आयोनाइज। और वीक इलेक्ट्रोलाइट उसे बोलते हैं जैसे NH4Cl या फिर सोडियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ये तो विच इज नॉट आयोनाइज्ड कंप्लीटली जो आयोनाइज नहीं हो सकता उसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इनका ग्राफ पे क्या इफेक्ट होगा देखो। वी विल लुक आउट अ ग्राफ नाउ। हमारे पास 8 मिनट और हैं। वी आर कंप्लीटिंग द ग्राफ एंड देन वी विल स्टॉप अ ग्राफ। देखो ग्राफ में क्या बताना चाह रहा है वो, आपको ग्राफ में सिर्फ ये वाली बात एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो कि कंसंट्रेशन की वजह से ग्राफ कैसा बनेगा। देखना, अब आप ध्यान से देखना, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, अगर यहां पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो देखो और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका नेचर और इसके नेचर में ये डिफरेंस आएगा कि कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन, यहां कंसंट्रेशन थोड़ा सा नेचर में डिफरेंस आएगा। वो क्या कि यहां पर मोलर कंडक्टिविटी का जो नेचर होगा, ये मोलर कंडक्टिविटी है और इसका नेचर कैसा होगा देखो, यहां पर नेचर दिखेगा ग्राफ का बिल्कुल स्टीप। इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन मतलब मोलर कंडक्टिविटी यहां पर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन आपकी घटेगी वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी भी बिल्कुल स्टीपली घटेगी। मगर यहां पर क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस बनते ही नहीं है, आयंस वो आयनाइज होता ही नहीं है प्रॉपर्ली। तो जितने आयंस अवेलेबल हैं वो ही होंगे बस, और वही होंगे। तो आप अगर कंसंट्रेशन बढ़ा भी दोगे तो मोलर कंडक्टिविटी एक ही बार जितनी घटी है ना वो घट जाएगी, जितनी एक बार में घटती है वो घट जाएगी। जैसे हो गई और फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली इसमें, ठीक है? बात समझ में आ गई? गॉट इट? सबको समझ में आ गई बात? ये ग्राफ वाली बात समझ में आ गई कि इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट और इसका हाइपरबोला। अच्छा, मैथमेटिक्स वाले हैं ना, सारे मैथमेटिक्स वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं?
इस वाले ग्राफ को क्या बोलेंगे? डिक्लाइनिंग ग्राफ है ना, क्या बोलेंगे? डिक्लाइनिंग। और इसको क्या बोलेंगे? हाइपरबोला, पैराबोला? अरे फिजिक्स वाले बोलो, हाइपरबोला, पैराबोला? अरे करा होगा ना? हाँ वेरी गुड, हाइपरबोला, वेरी गुड, जो बोला वो सही बोला, हाइपरबोला, वेरी गुड, जो बोला वो सही बोला, हाइपरबोला। रोहित वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया? सबको? यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, वरना एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको, और फिर उसके बाद लेक्चर खत्म। विल मीट टुमारो। रेडी? स्टोरी सुनने के लिए रेडी? चलो, एवरीवन मूव विद मी इन अ लैब। लेबोरेटरी में ले गया मैं आपको। लेबोरेटरी में मैंने आपसे बोल दिया, अब मैं तो टीचर हूं, आप मेरे बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तो मेरी मर्जी आएगी जो बोलूंगा, मतलब मेरी मर्जी आएगी जो फाइंड आउट करने को बोलूंगा आपको। तो मैंने आपको बोल दिया कि हमारे फॉर्मूले के अंदर जो कंडक्टिविटी निकालनी थी, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद है ना आपको? कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में एक चीज आपको देखने को मिल रही थी, और वो क्या थी? आपने देखा था कि जो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला था, उसके अंदर बार बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा था, लेंथ आ रही थी, और उसके अंदर रेजिस्टेंस आ रहा था। जैसे हमने एक फॉर्मूला लिखा था कंडक्टिविटी का, K इज इक्वल टू 1/ρ, रेजिस्टिविटी का उल्टा, तो अपन ने इसको लिखा था RA/L। तो यहां पर R आया, तो ये R कहां से लाए आप? इजंट इट? ये R कहां से लाए आप? इजंट इट? तो मैंने आपसे बोल दिया, लेबोरेटरी में लाया मैं आपको, और मैंने बोला आप कैसे भी करके एक सॉल्यूशन दे दिया मैंने आपको एक कंटेनर में। मान लो टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने सॉल्यूशन भर के दे दिया आपको, सॉल्ट डाल दिया उसमें, कोई सा भी, मेरी मर्जी आई, जो सॉल्ट डाल दिया, पानी डाल दिया, मान लो मैंने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, और मैंने आपसे बोला कि भैया इसका एक तो रेजिस्टेंस निकाल के बताओ इसका, और मैंने आपसे बोल दिया कि इसका पूरा रेजिस्टेंस निकाल के बताओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल के बताओ। तो आप कैसे निकालोगे? पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि सर इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी है, हमें तो थ्योरेटिकली समझ में नहीं आता है, आप प्रैक्टिकल पे पहुंच गए, वो भी लेबोरेटरी में ले जाकर। नहीं, इजंट इट? हमें तो थ्योरेटिकली पूरा समझ में नहीं आता है, इजंट इट? चलो देखो, हम क्या करेंगे एवरीवन, देखो हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में हम, और लेबोरेटरी में हमारे पास ये सॉल्यूशन है, तो हमारे पास इसको रेजिस्टेंस निकालना है हमें, इजंट इट? तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसमें से करंट पास करेंगे। हम क्या करेंगे? करंट पास करेंगे, और करंट पास करने के लिए इसको कहां रखेंगे? हम एक सेटअप बनाएंगे। कैसा सेटअप बनाएंगे? हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे और 2 इलेक्ट्रोड्स को इसमें डिप करेंगे, और उन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देंगे, उन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर देंगे बाय वायर, और उन वायर के अंदर अपन सेटअप लगा देंगे फॉर अ गैल्वेनोमीटर टू एंटर द इलेक्ट्रिसिटी पास। गैल्वेनोमीटर, एमीमीटर मेजरमेंट के जो तरीके होते हैं वो हम फिजिक्स के थोड़े कंसेप्ट लगाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे, और उससे हम पता लगाएंगे इन अ लेबोरेटरी कि इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस इसके अंदर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आपने एक चीज और सुनी फिजिक्स के अंदर, व्हीटस्टोन्स ब्रिज। किस किस को याद है व्हीटस्टोन्स ब्रिज? कौन कौन जानता है व्हीटस्टोन्स ब्रिज? व्हीटस्टोन्स ब्रिज सुना है? अरे बाप रे, तुम तो मरवाओगे मुझे। हाँ, अरे भैया इस बार वाली 12th तो चलो फिर भी पास हो जाएगी, डायरेक्ट पास होने की सुन रहे हैं उनकी, कि 2-4 दिन या 10 दिन में 1 जून के बाद उनका ऑर्डर आने वाला है। अगर 1 जून तक नॉर्मल नहीं हुए कोरोना मरीज तो शायद उनका, चलो
व्हीट स्टोन्स ब्रिज, अब इसको डिस्कस करेंगे हम लेक्चर को कल, विल कंटिन्यू। व्हीट स्टोन्स ब्रिज समझना, व्हीट स्टोन्स ब्रिज 4 वायर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से 3 वायर का रेजिस्टेंस हमें पता होता है और 1 वायर का कैलकुलेट करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ओके, विल डिस्कस इट टुमारो। ओके, हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है, गला दबा दूं तुम्हारा, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। ठीक है, वी विल मीट टुमारो। बाय टू एवरीवन।